हेलो फ्रेंड्स, आप सबका एक बार फिर से टेक्निकल ज्ञान के एक और नए फ्रेश वीडियो में आप सबका स्वागत है। ये इनपुट तथा आउटपुट डिवाइस की तीसरी वीडियो है, जहाँ पे बचे हुए इनपुट और आउटपुट डिवाइस के बारे में बात करेंगे और क्लास को आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम स्टार्ट करते हैं लाइट पेन से। इसके पहले हम आपको बता दें कि पिछली क्लास जो थी वो आपका जॉयस्टिक पे खत्म हुई थी। अब हम स्टार्ट करेंगे लाइट पेन से और यहाँ से आगे की चीज़ों को जानने की कोशिश करेंगे। तो लाइट पेन यह पेन के आकार का एक पॉइंटिंग डिवाइस है जिसका प्रयोग इनपुट डिवाइस की तरह किया जाता है। इसका प्रयोग कंप्यूटर स्क्रीन पर लिखने, चित्र बनाने, बार कोड को पढ़ने के लिए किया जाता है। प्रकाशीय पेन से फोटो सेल का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे आपको बताएं, प्रकाशीय पेन जैसे अभी आप स्क्रीन पे जो भी चीज़ें लिखते हुए देख रहे हैं ये सारी लाइट पेन से लिखी जा रही है। तो लाइट पेन एक पेन की तरह ही दिखने वाला डिवाइस होता है जिसका इस्तेमाल डिस्प्ले पे लिखने के लिए किया जाता है। एक बात ध्यान दीजिए आप कि यह हर डिस्प्ले के लिए नहीं होता। वो डिस्प्ले जो लाइट पेन को सपोर्ट करता है आप सिर्फ उस पर ही लिख सकते हैं। जैसा आप देखेंगे किसी के फ़ोन में अगर पहले से ही पेन दिया हुआ हो जिससे उस डिस्प्ले पर हम लिख सकते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप सेम कंपनी में भी अगर आप चाहें तो उस पेन से दूसरे डिस्प्ले पे नहीं लिख सकते, क्योंकि उसके लिए एक सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम में यानी आपके डिवाइस में इंस्टॉल किया जाता है और वो डिस्प्ले सपोर्ट करता है लाइट पेन को, तब जाकर के लाइट पेन से आप लिख सकते हैं। और इसका इस्तेमाल जो है वो स्क्रीन पर लिखने, चित्र बनाने, बारकोड पढ़ने के लिए किया जाता है। प्रकाशीय पेन में फोटो सेल का प्रयोग किया जाता है। स्टाइलिश पेन भी पेन के आकार का ही एक पॉइंटिंग डिवाइस है जिसका प्रयोग टच स्क्रीन सुविधा वाले हैंड हेल्ड डिवाइस में इनपुट के डिवाइस के लिए प्रयोग किया जाता है। यहाँ बात स्टाइलिश पेन की भी हो रही है। अब चलें हम अगले डिवाइस की तरफ, जो कि है हमारा स्कैनर। बात करें अगर हम स्कैनर के बारे में, तो यह एक इनपुट डिवाइस है जिसका प्रयोग टेक्स्ट, तस्वीर और रेखा चित्र को डिजिटल चित्र में परिवर्तित करने तथा मेमोरी में सुरक्षित रखा जा सकता है। तो यहाँ स्कैनर सबसे पहले एक इनपुट डिवाइस है, क्योंकि अभी तक हम इनपुट डिवाइस के बारे में ही पढ़ रहे हैं। पिछली कक्षाओं में जो पहली वीडियो थी इनपुट और आउटपुट डिवाइस की, उसमें हमने कुछ इनपुट डिवाइस के बारे में बताया था। उनमें से ही एक इसमें स्कैनर भी है जो एक इनपुट डिवाइस है और इसका प्रयोग जो है वो हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करके आपको कंप्यूटर में सुरक्षित रखने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। डिजिटल चित्र पर कंप्यूटर द्वारा प्रोसेसिंग भी किया जा सकता है। स्कैनर कागज से बने डॉक्यूमेंट पर प्रकाश पुंज यानी लाइट बर्न डालता है तथा परिवर्तन प्रकाश की तीव्रता के आधार पर डॉक्यूमेंट को डिजिटल डाटा में बदलता है। तो यहाँ पे जब आप इसको, अगर आपने स्कैनर नहीं देखा है तो अपने फोटोकॉपी वाली अगर मशीन देखी होगी तो उसमें आपने देखा होगा कि जब डॉक्यूमेंट को हम फोटोकॉपी करते हैं तो स्कैन होने से पहले, फोटोकॉपी निकलने से पहले आप देखते होंगे जो हमारा हार्ड डॉक्यूमेंट जो ऊपर रखा जाता है, जो एक ग्लास का एरिया होता है, उसके नीचे एक लाइट होती है जो क्या करती है, उसे स्कैन करती है और उसको स्कैन करने के बाद फोटोकॉपी बनाती है। तो ठीक उसी तरीके से जहां वहां फोटोकॉपी बनता है, यहाँ पे क्या होता है, जो स्कैनर आपका होता है वो लाइट से स्कैन करता है और उसे एक डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करके आपके कंप्यूटर में रखने का कार्य करता है। स्कैन किए गए डॉक्यूमेंट को बिट मैप इमेज के रूप में कंप्यूटर में स्टोर किया जा सकता है। इसका प्रयोग कागजी दस्तावेज को इलेक्ट्रॉनिक रूप में लंबे समय तक संरक्षित रखने के लिए किया जाता है। जरूरत पड़ने पर डॉक्यूमेंट को एडिट और प्रिंट किया जा सकता है। जरूरत पड़ने पर डॉक्यूमेंट को एडिट और प्रिंट भी किया जा सकता है। तो ये कार्य होता है आपके स्कैनर का। ये आपका वो डिवाइस होता है जो कुछ इस प्रकार से नजर आता है। अब बात करते हैं अपने अगले डिवाइस की, जो कि है हमारा बारकोड रीडर। आइए जानते हैं बारकोड रीडर क्या होता है, और स्पेशली हमने बारकोड रीडर पे एक वीडियो बना रखी है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं या आप आई बटन पे जाके उसे देख सकते हैं। तो बारकोड विभिन्न चौड़ाई वाले ऊर्ध्वाधर काली पट्टियां होती हैं। उनकी चौड़ाई और दो पट्टियों के बीच दूरी हिसाब से उनकी सूचनाएं निहित होती हैं। इन सूचनाओं को बारकोड रीडर की सहायता से कंप्यूटर में डालकर उत्पाद व वस्तु के प्रकार आदि का पता लगाया जा सकता है। एक बार पुनः आपको बताएं तो बारकोड रीडर जो है, बारकोड विभिन्न चौड़ाई के ऊर्ध्वाधर यानी वर्टिकल काली पट्टी होती हैं, जैसा आप यहाँ देख पा रहे हैं। उनकी चौड़ाई
और दो पट्टियों के बीच की दूरी में ही के हिसाब से ही उनमें सूचनाएं निहित होती हैं। यानी जो आपको ये पट्टियां नजर आ रही हैं, इन पट्टियों के हिसाब से ही क्या होता है, उसमें सूचनाएं रखी गई होती हैं। इस सूचना को बार कोड रीडर द्वारा ही क्या किया जा सकता है, पढ़ा जा सकता है या कंप्यूटर में डालकर उत्पाद और वस्तु आदि का पता लगाया जा सकता है। आप आजकल हर डिवाइस में ये बार कोड रीडर देखते हैं, जो एक छोटा सा कोड होता है और उसमें उस डिवाइस से रिलेटेड सारी जानकारी क्या होती है, इनबिल्ड होती है। और इसी बार कोड के रीडर से आप पता कर सकते हैं कि ये डिवाइस कहाँ का बना है, कब का बना है और ये किस उपयोग में लाए जाने वाली चीज़ है। तो बार कोड रीडर का आविष्कार 1940 में जोसेफ वुडलैंड तथा बार्डन सिल्वर ने मिलकर किया था, पर इसे प्रचारित करने का श्रेय एलन हैबर को माना जाता है। भारत में वर्ष 1998 में नेशनल इंफॉर्मेशन इंडस्ट्रियल वर्क फोर्स ने सभी उत्पाद पे बार कोड का प्रयोग जरूरी कर दिया। यानी 1998 में भारत में क्या हुआ, इसका प्रचलन शुरू हुआ। बार कोड रीडर लेजर बीम का प्रयोग करता है तथा परिवर्तित किरणों द्वारा डाटा को कंप्यूटर में डालता है। आजकल बार कोड का प्रयोग बैंक, पोस्ट ऑफिस आदि में भी किया जा रहा है। लगभग हर जगह पे बैंक और पोस्ट ऑफिस में ही लगभग हर फील्ड में अब बार कोड का इस्तेमाल किया जाता है। अब बात करें हम आगे, तो अब बात करते हैं फैक्ट की, जो कि है यूपीएस यानी यूपीसी यानी यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड, जिसका प्रयोग अमेरिका के सुपर स्टोर के उत्पाद पे नजर रखने के लिए किया गया। सर्वाधिक प्रयोग होने वाले बार कोड हैं। इनमें 10 लाइनें होती हैं, जिसमें प्रथम 5 उत्पादक तथा आपूर्तिकर्ता, अंतिम 5 उत्पादक की जानकारी देते हैं। तो अमेरिका में सबसे ज्यादा उपयोग होने वाला जो बार कोड है वो आपका यूपीसी है, जिसमें 10 लाइनें होती हैं, जिसमें 5 जो है वो उत्पादक तथा आपूर्तिकर्ता तथा अंतिम के 5 जो है वो उत्पाद की जानकारी देते हैं। यानी ऐसे करके 10 आपकी लाइनें होती हैं, जिनमें 5 लाइनें जो होती हैं वो उत्पादक तथा आपूर्तिकर्ता के लिए होती हैं तथा अंतिम 5 जो होती हैं वो उत्पादक की क्या करती हैं, जानकारी देती हैं। अब चलते हैं हम अपने अगले इनपुट डिवाइस की तरफ, जो कि है आपका माइकर। माइकर क्या होता है, वो होता है आपका मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। इसका प्रयोग विशेष चुंबकीय स्याही से विशेष तरीके से लिखे हुए अक्षर को कंप्यूटर के जरिए पढ़ने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग बैंक द्वारा चेक ड्राफ्ट में किया जाता है। आपने देखा होगा, अगर चेक हो आपके घर पे तो आप सबसे नीचे देखेंगे कुछ इस प्रकार से उसमें नंबर लिखे गए होते हैं, जो मैग्नेटिक क्या होते हैं, इंक से लिखे गए होते हैं। इससे कम समय और बड़ी मात्रा में चेक ड्राफ्ट का भुगतान करने और नकल रोकने में मदद मिलेगी। माइकर कोड में 0 से लेकर 9 संख्या और 4 चिन्ह, कुल कैरेक्टर 14 का इस्तेमाल किया जाता है। मतलब यानी आपके माइकर में कुल 14 कैरेक्टर का इस्तेमाल होता है, जिसमें 0 से लेकर 9 तक की संख्या भी उसमें होती हैं। और कुछ इस प्रकार से वो नजर आता है, जैसा अभी आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। उम्मीद है ये जानकारी आपको समझ में आई होगी। वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अब चलें हम आगे और बात करें अपने अगले डिवाइस की, जो कि है आपका ऑप्टिकल मार्क रीडर। ऑप्टिकल मार्क रीडर क्या होता है, तो ऑप्टिकल मार्क रीडर यानी OMR एक इनपुट डिवाइस है जो विशेष प्रकार के संकेतों चिन्हों को पढ़ के कंप्यूटर द्वारा उपयोग के योग्य बनाता है। आजकल वस्तुनिष्ठ उत्तर पुस्तिका को जांचने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। आजकल आप देख रहे हैं सारे एंट्रेंस एग्जाम जो है वो OMR शीट पे ही लिए जाते हैं, ताकि उनको चेक करना क्या हो, आसान हो। आप पहले से ही उसमें जानकारी फीड कर देते हैं और बहुत ही आसानी से कंप्यूटर आपके OMR को रीड करके कंप्यूटर तक जानकारी पहुंचा देता है। और उसे रीड करने के लिए जिस डिवाइस का हम इस्तेमाल करते हैं उसे ही हम ऑप्टिकल मार्क रीडर कहते हैं। इसमें उच्च तीव्रता वाले प्रकाशीय किरणों को कागज पर डाला जाता है तथा पेन या पेंसिल के निशान से परिवर्तित किरणों का अध्ययन कर सही उत्तर का पता लगाया जाता है। ये इस प्रकार से क्या करते हैं, कार्य करते हैं। इसके बाद बात करें हम अपने अगले डिवाइस की, जो कि है आपका वेब डिजिटल कैमरा। वेब या डिजिटल कैमरा क्या होता है, यह एक सामान्य डिजिटल कैमरे की तरह होते हैं, जिसे कंप्यूटर द्वारा जोड़कर इनपुट डिवाइस की तरह प्रयोग किया जाता है। इसमें उपस्थित फोटो डायोड प्रकाशीय सूचना को विद्युत तरंगीय में बदल के कंप्यूटर को देते हैं। इसे वेब कैम भी कहा जाता है। वेब कैमरा का प्रयोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो चैटिंग, वेब ब्रॉडकास्ट आदि में किया जाता है। वो कुछ इस प्रकार का नजर आता है, जैसा आप देख पा रहे हैं। ये आपके लैपटॉप में पहले से ही
कुछ में इनबिल्ड होता है, पहले वाले लैपटॉप में नहीं आता था, लेकिन अब लगभग सारे लैपटॉप में ये आपको देखने को मिलता है। लेकिन अगर आप डेस्कटॉप लेते हैं तो डेस्कटॉप के लिए आपको इस प्रकार की डिवाइस क्या करनी होती है, खरीदनी होती है, जिसे हम वेबकैम कहते हैं। और इसका ज़्यादातर इस्तेमाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए किया जाता है। आजकल आप देखते हैं लाइव गेमिंग जो होती है, जिसमें यूज़र का चेहरा भी हमें नज़र आता है और गेम भी नज़र आता है, उसमें यूज़र के चेहरे को दिखाने के लिए हम वेबकैम का क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। अब बात करते हैं अपने अगले डिवाइस की, जो कि है आपका टच स्क्रीन। टच स्क्रीन क्या होता है? तो टच स्क्रीन यह एक आसान इनपुट डिवाइस है। कंप्यूटर स्क्रीन पर उपलब्ध विकल्पों में से किसी एक को छूकर निर्देश दिए जा सकते हैं तथा कार्यक्रम का क्रियान्वयन कराया जा सकता है। टच स्क्रीन में इंफ्रारेड किरणें स्क्रीन की सतह पर घूमती रहती हैं। जब उंगली से प्रदर्शित विकल्पों को छूते हैं तो किरणें की गति प्रभावित होती हैं तथा उसकी स्थिति रिकॉर्ड कर ली जाती है। स्थिति के अनुसार कंप्यूटर चिन्हित विकल्पों पे कार्य करता है। यानी टच स्क्रीन पे जो आप किसी भी चीज़ को टच करके अपने कार्य को करते हैं तो आपका वो कार्य कैसे होता है, उसके लिए आपके स्क्रीन पर इंफ्रारेड जो है किरणें स्क्रीन की सतह पर हमेशा घूमती रहती हैं। और जब भी हम स्क्रीन पे अपना हाथ रखते हैं तो क्या होता है, वो किरणें प्रभावित होती हैं और जहाँ पे वो टच होती है उसके नीचे जो विकल्प होते हैं उसके रिकॉर्ड को अपने पास सुरक्षित रखता है और उसी के अनुसार क्या करता है, कार्य को करता है। टच स्क्रीन का उपयोग बैंकों के एटीएम में, सार्वजनिक सूचना केंद्र में, स्मार्टफोन, टैबलेट, कंप्यूटर किट में भी किया जाता है। इसका उपयोग इनपुट डिवाइस के रूप में क्या होता है, किया जाता है। अब बात करें हम अपने अगले इनपुट डिवाइस की, जो कि है आपका माइक। माइक क्या होता है? माइक या माइक्रोफोन एक ऑडियो इनपुट डिवाइस है जिसके द्वारा आवाज को कंप्यूटर में इनपुट के रूप में डाला जाता है। माइक ध्वनि तरंगों को एनालॉग विद्युत तरंगों में बदलता है, जिसे साउंड कार्ड द्वारा डिजिटल संकेतों में बदला जाता है। माइक जिसका इस्तेमाल हम करते हैं किसी से बात करने के लिए। अभी हम जैसे ये क्लास चला रहे हैं, क्लास चलाने के लिए आप तक जो फ्रेश आवाज़ जा रही है वो भी आपको माइक के जरिए क्या की जा रही है, ऐड की जा रही है। माइक ध्वनि तरंगों को एनालॉग विद्युत तरंगों में बदलता है, जिसे साउंड कार्ड द्वारा डिजिटल संकेतों में बदला जा सकता है। माइक का प्रयोग मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर में आवाज़ रिकॉर्ड करने, ऑडियो फाइल तैयार करने तथा इंटरनेट पर बातचीत करने के लिए किया जाता है। फ़ोन से जो आप बात करते हैं, वीडियो कॉल, नॉर्मल कॉल जो करते हैं, वो माइक के ज़रिए ही किया जाता है। ऑडियो फाइल रिकॉर्ड या एडिट करने के लिए सॉफ्टवेयरों का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे माइक जो है वो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट इनपुट डिवाइस है, स्पेशली तब जब हमें अपनी आवाज़ दूसरों तक पहुंचानी हो, रिकॉर्ड करनी हो या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करनी हो, उसके लिए माइक का होना हमारे पास बहुत ही आवश्यक है, जिससे हम क्या कर सकें, अपने कार्य को अच्छे तरीके से कर सकें। अब बात करते हैं अपने अगले इनपुट डिवाइस की, जो कि है आपका स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम। स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम क्या है? यह एक इनपुट डिवाइस है जिसके माध्यम से बोलकर डाटा को कंप्यूटर में डाला जाता है। स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम में मनुष्य द्वारा बोले गए शब्द को पहचान कर उसे टेक्स्ट में परिवर्तित किया जाता है तथा उस टेक्स्ट को कंप्यूटर स्क्रीन पर ही प्रदर्शित किया जा सकता है। एकदम सिंपल सा एग्जांपल है गूगल। आप अब देखते हैं गूगल में कोई भी चीज़ जब आप बोलते हैं तो वो लिख करके सर्च करता है, ना कि आपके वॉइस पे सर्च करता है। हमारे हिसाब से तो हम बोलते हैं और वो सर्च करता है, लेकिन आप स्क्रीन पे अगर देखेंगे तो जो भी सवाल आप उससे करते हैं वो आवाज़ को कैप्चर करता है, उसे कन्वर्ट करता है किसमें, वर्ड में, और उसे वर्ड में कन्वर्ट करने के बाद कार्य को आगे बढ़ाता है। तो इसका उपयोग मौखिक आदेश देकर कंप्यूटर की गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए भी किया जा सकता है। हालांकि वर्तमान में इसका प्रयोग सीमित है, पर भविष्य में इसकी विकास की संभावना विद्यमान है। आने वाले समय में बहुत से ऐसी डिवाइसें डेवलप की जाएंगी जहां पे हम बोलकर ही अपने कार्य को कर सकते हैं, और इसका एक सबसे आसान और सरल इसमें माध्यम चल रहा है, वो है आपका गूगल होम, एलेक्सा जैसी डिवाइसें, जहां से आप अपने पूरे घर को कंट्रोल कर सकते हैं और सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों को आप बोलकर ही क्या कर सकते हैं, कंट्रोल में कर सकते हैं। ये एक इसकी पहली पहल है और आने वाले समय में इसमें और भी ज़्यादा डेवलपमेंट देखने को हमें मिलेगा। बात करें आगे तो स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम में एक माइक्रोफोन की आवाज़ को रिकॉर्ड करता है तथा कंप्यूटर हार्डवेयर इसे डिजिटल डाटा में परिवर्तित करता है। स्पीच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर पहले से ही स्टोर किए गए आवाज़ के नमूने से मिलानकर इसे टेक्स्ट या कमांड में बदलता है। ये भी ध्यान दीजिए, अगर आपका डिवाइस जो है वो सिर्फ बोलने पे एक्टिवेट होता है, वो तभी संभव होगा जब पहले से ही आप अपने आवाज़ को क्या किए रहेंगे, उसमें रिकॉर्ड किए रहेंगे। अगर आप अपने आज अपने स्मार्टफोन में एक ट्रिक आजमाइएगा, अगर आप
होम बटन को देर तक प्रेस करेंगे तो वहाँ पे आपको वेरीफाई करने का ऑप्शन आता है। अगर आपने वेरीफाई नहीं किया हुआ है, जैसे ओके गूगल या हेलो एलेक्सा करके बहुत सारे ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे, जहाँ पे आप अपनी आवाज़ को अगर वेरीफाई कर लेंगे तो आप बस बोलेंगे तो अपने आप वो ओपन हो जाएगा, आपको होम बटन दबाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर वेरीफाई नहीं होता है और आपको सवाल पूछना है तो आपको होम बटन लॉन्ग प्रेस करना पड़ता है और उसके बाद अपने आप सवाल को पूछ सकते हैं। लेकिन अगर आपका आवाज़ आपके फ़ोन में वेरीफाइड है तो आप जस्ट बोलेंगे उस कोड को, जिस कोड से वो एक्टिवेट होता है, तो आपको बिना होम बटन को लॉन्ग प्रेस किए वो डिवाइस क्या हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है। उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। इसके बाद अब बात करते हैं अपने अगले डिवाइस की, जो कि है आपका ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन क्या होता है? तो स्कैनर द्वारा स्कैन किए गए डॉक्यूमेंट यानी बिटमैप इमेज के रूप में होता है। इसे हम चित्र के रूप में एडिट कर सकते हैं, पर टेक्स्ट के रूप में नहीं। OCR स्कैन किए गए टेक्स्ट डॉक्यूमेंट की पहचान कर उसे वर्ड प्रोसेसिंग टेक्स्ट में बदला जा सकता है, ताकि उसे कंप्यूटर में एडिट किया जा सके। इसके लिए आपको ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर या OCR सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करना पड़ता है। यहाँ पे बता रहा है ये जो स्कैनर है, कभी आप इमेज को स्कैन करते हैं तो इमेज स्कैन करके आप उसमें बदलाव नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप OCR का इस्तेमाल करते हैं यानी ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर का इस्तेमाल करते हैं, तो इससे जब आप किसी चीज को स्कैन करेंगे तो क्या करेगा, उसे वर्ड प्रोसेसिंग में कन्वर्ट कर देगा, जिसके बाद आप एडिटिंग आसानी से कर सकते हैं। तो इसके लिए आपके सिस्टम में OCR सॉफ्टवेयर होना बहुत ही जरूरी है। चलिए अब बात करते हैं अपने अगले डिवाइस की, जो कि है इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर। इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉनिक कार्ड प्लास्टिक का बना एक छोटा कार्ड है जिसमें एक चिप या चुंबकीय पट्टी लगा होता है। इस चिप या चुंबकीय पट्टी में डाटा स्टोर किया जाता है, जिसे कंप्यूटर से जुड़े इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर की सहायता से पढ़ा और प्रोसेस किया जा सकता है। बैंकों के ATM कार्ड में के साथ इलेक्ट्रॉनिक कार्ड का ही प्रयोग किया जाता है। आपने ATM कार्ड में देखा होगा कि ATM कार्ड में के पीछे आपको काली सी एक पट्टी नजर आती है, जिससे क्या होता था, पहले आपका ATM उसे रीड करता था और वेरीफाई करता था। अब उसमें चिप का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन पहले इनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता था। इसके बाद बात करें अपने अगले डिवाइस की, जो कि है आपका डिजिटाइजिंग टैबलेट क्या होता है? यह एक इनपुट डिवाइस है जिसकी सहायता से मैप, रेखाचित्र तथा स्केच आदि को डिजिटल रूप में बदलकर कंप्यूटर को इनपुट के रूप में दिया जाता है। बाद में इसे एडिट और प्रिंट भी किया जा सकता है। डिजिटाइजिंग टैबलेट जो होता है वो आपका एक टैबलेट की भांति दिखने वाला डिवाइस होता है, जिसपे कोई भी चीज़ जब आप स्केच करेंगे तो आपको कंप्यूटर में क्या होता है, दिखाई देता है। बाद में आप उसे एडिट और प्रिंट भी कर सकते हैं। एक स्क्रीन तथा इलेक्ट्रॉनिक पेन होता है, जिसमें एक स्क्रीन तथा एक इलेक्ट्रॉनिक पेन होता है। इलेक्ट्रॉनिक पेन की सहायता से स्क्रीन पर रेखाचित्र स्केच बनाए जाते हैं। स्क्रीन पर स्केच इसे डिजिटल संकेतों में बदलकर कंप्यूटर को इनपुट के रूप में देता है। इसका उपयोग CAD में किया जा रहा है। यानी जैसे अभी टैबलेट जैसे होते हैं, टैबलेट पे आप उसके पेन से आप जो भी चीज़ लिखते हैं वो आपको लिखता हुआ नजर आता है, ठीक उसी तरीके से डिजिटाइजिंग टैबलेट जो होता है उसमें भी आपको एक स्क्रीन और एक लाइट पेन मिलती है, जिससे जो भी चीज़ आप लिखेंगे तो आपको कंप्यूटर में वो चीज़ बनती हुई नजर आएगी। तो ये सारे अभी तक थे हमारे इनपुट डिवाइस और उनके उदाहरण। उम्मीद है इनपुट डिवाइस को आपने बेहतर तरीके से समझा होगा, जाना होगा। अगर किसी के वीडियो में भी, जो अभी तक ये तीसरी वीडियो आप देख रहे हैं, इसके पहले भी 2 वीडियो आपने देख ली है, अगर उसमें कोई भी दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, या फिर आप हमारे सोशल नेटवर्किंग साइट इंस्टाग्राम पे फॉलो करके आप हमें सवाल भेज सकते हैं, जिसमें पूरी कोशिश होगी कि आपके जवाब को बेहतर तरीके से दिया जाए, ताकि आप अच्छे से समझ पाएं। अब बात करते हैं हम अपने अगले डिवाइस की, जो कि होगा हमारा आउटपुट डिवाइस। तो आइए अब जानते हैं आउटपुट डिवाइस क्या होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं आउटपुट डिवाइस के बारे में। तो यह एक विद्युत यांत्रिक युक्ति है जो कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस किए गए डाटा को बाइनरी डेटा से लेकर उसे उपयोगकर्ता के लिए युक्त डाटा में प्रस्तुत करता है, आउटपुट डिवाइस कहलाता है। सबसे पहले आउटपुट डिवाइस जो होता है वो क्या करता है, कंप्यूटर में जब कोई सूचना तैयार हो जाती है तो वो अपने पास उसे प्राप्त करता है। प्राप्त करने के बाद हमने आपको पहले भी इनपुट में बताया था कि जैसे इनपुट में मानवीय डेटा को कंप्यूटर वाले डेटा में कन्वर्ट करना इनपुट डिवाइस का कार्य होता है, ठीक वैसे आउटपुट डिवाइस का कार्य होता है कि प्राप्त सूचना को जो डिजिटल यानी बाइनरी नंबर में होता है उसे समझने योग्य लैंग्वेज में क्या करना, कन्वर्ट करना होता है। और कन्वर्ट करने के बाद क्या करता है, वो हमारे सामने प्रस्तुत करता है। तो ये कार्य जो डिवाइस करता है हमारा आउटपुट डिवाइस कहलाता है। आउटपुट डिवाइस द्वारा हम
डाटा या परिणाम को देख सकते हैं या उसका प्रिंट भी ले सकते हैं। आउटपुट डिवाइस जो होता है उसमें हम डाटा और परिणाम को देख सकते हैं, जैसे मॉनिटर, या अगर जरूरत पड़े तो हम उसे प्रिंट भी कर सकते हैं, प्रिंटर के द्वारा हार्ड कॉपी में कन्वर्ट कर सकते हैं। मॉनिटर तथा प्रिंटर सर्वाधिक प्रचलित आउटपुट डिवाइस हैं। इसमें मॉनिटर और प्रिंटर जो है वो इसके लिए बहुत ज्यादा प्रचलित आउटपुट डिवाइस हैं। अब बात करें इसे समझने की कि किस प्रकार से वर्क करता है, तो आपको ये जो डायग्राम है इसको अच्छे से समझना होगा, जिसमें देखिए पहले बता रहा है आपका कि सीपीयू से प्राप्त डाटा यानी बाइनरी डाटा को क्या करता है, आउटपुट डिवाइस तक भेजता है, और आउटपुट डिवाइस जो है उपयोगकर्ता के लिए प्रयुक्त डाटा में उसे क्या करता है, कन्वर्ट करता है। तो ये कार्य होता है आपका आउटपुट डिवाइस का। आइए अब बात करते हैं हार्ड कॉपी आउटपुट और सॉफ्ट कॉपी आउटपुट क्या होते हैं, इनके बारे में। कंप्यूटर आउटपुट को दो भागों में बांटा जा सकता है, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट तथा हार्ड कॉपी आउटपुट। सबसे पहले हम बात करेंगे सॉफ्ट कॉपी आउटपुट के बारे में। तो सॉफ्ट कॉपी आउटपुट क्या होता है, यह एक अस्थायी आउटपुट है जिसे हम छू नहीं सकते। सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिजिटल रूप होता है जिसे हम कंप्यूटर द्वारा उच्च सॉफ्टवेयर के बिना पढ़ वो देख नहीं सकते। सॉफ्ट कॉपी आउटपुट को इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी में स्टोर किया जाता है तथा नेटवर्क पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाता है। सॉफ्ट कॉपी आउटपुट में परिवर्तन करना आसान होता है, इससे कागज और स्याही की बचत होती है। मॉनिटर तथा स्पीकर द्वारा प्रस्तुत आउटपुट सॉफ्ट कॉपी आउटपुट के उदाहरण है। अब एकदम आसान भाषा में हम आपको समझाएं तो यहाँ पे उस आउटपुट की बात की जा रही है जिसे सिर्फ हम देख सकते हैं, छू और महसूस नहीं कर सकते। जैसे आपको स्पीकर द्वारा सुनाई देने वाली ध्वनि या आपके स्क्रीन पे दिखने वाले, मॉनिटर स्क्रीन पे दिखने वाला जो आउटपुट होता है वो सॉफ्ट कॉपी आउटपुट होता है, और वो डिजिटल रूप में होता है, वो आपका डिजिटल रूप में होता है। और उससे क्या होता है कि आपके कागज और स्याही की बचत होती है, क्योंकि आप ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट डेटा को अपने सिस्टम में रख सकते हैं और इसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि जब तक वो डिजिटल फॉर्मेट में है तब तक हम उसमें बदलाव कर सकते हैं या करना संभव है, लेकिन जब वो हार्ड कॉपी आउटपुट में हो जाएगा तो उसमें बदलाव संभव नहीं है। आइए अब बात करते हैं हार्ड कॉपी आउटपुट के बारे में। हार्ड कॉपी आउटपुट क्या होता है, तो यह कागज पे प्रस्तुत अस्थायी परिणाम है जिसे हम छू सकते हैं। हार्ड कॉपी आउटपुट कंप्यूटर तथा सॉफ्टवेयर के बिना भी देखा वो पढ़ा जा सकता है, इसमें परिवर्तन करना आसान नहीं होता। प्रिंटर या प्लॉटर द्वारा प्रस्तुत आउटपुट हार्ड कॉपी आउटपुट के क्या है, उदाहरण है। यानी जब हार्ड कॉपी आउटपुट में किसी भी हम डाटा को प्राप्त कर लेते हैं तो उसमें डेटा को बदलना आसान नहीं होता है, और इसके सबसे सरल उदाहरण है वो है आपके प्लॉटर और प्रिंटर, जिससे हम क्या करते हैं, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट को हार्ड कॉपी आउटपुट में कन्वर्ट करते हैं। आइए अब बात करते हैं आउटपुट डिवाइस के वर्गीकरण के बारे में। तो यहाँ पे देखिए आउटपुट डिवाइस को दो भागों में बांटा गया है, जिसमें सबसे पहला नाम आता है आपका हार्ड कॉपी आउटपुट और दूसरे नंबर पे आता है आपका सॉफ्ट कॉपी आउटपुट। अब बात करें हम सिर्फ हार्ड कॉपी की, अभी हार्ड कॉपी आउटपुट की, तो हार्ड कॉपी आउटपुट को भी दो भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला आता है आपका प्रिंटर और दूसरे नंबर पे आता है आपका प्लॉटर। प्रिंटर को भी दो भागों में बांटा गया है, जिसमें आपका आता है इम्पैक्ट प्रिंटर और दूसरे नंबर पे आता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर में आपका आता है डॉट मैट्रिक और दूसरा आता है आपका डिसे व्हील, जो है आपके क्या है, इम्पैक्ट प्रिंटर के उदाहरण है या इम्पैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत आते हैं। वहीं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की बात करें तो आपका इंकजेट और लेजर प्रिंटर जो आपने देखा है, जो स्याही से प्रिंट करता है और जो लेजर से प्रिंट करता है, आपने लेजर प्रिंटर का नाम अक्सर सुना होगा, ये क्या है, इसके उदाहरण है। वहीं बात करें प्लॉटर की, प्लॉटर में आपका ड्रम और फ्लैट बेड जो है वो आपके क्या है, इसके उदाहरण है। वहीं अब चलें सॉफ्ट कॉपी आउटपुट की तरफ, तो सॉफ्ट कॉपी आउटपुट में आपको ऑडियो आउटपुट और वीडियो आउटपुट के रूप में दो ऑप्शन मिलते हैं, जिसमें ऑडियो आउटपुट में दो ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। पहले नंबर पर होगा आपका हेडफोन और दूसरे नंबर पर क्या होगा, स्पीकर। वहीं अगर हम बात करें वीडियो आउटपुट के बारे में, तो वीडियो आउटपुट में आपको देखने को मिलेंगे पहले नंबर पर मॉनिटर, दूसरे नंबर पर आपका वर्चुअल डिस्प्ले टर्मिनल और तीसरे नंबर पर मिलेगा आपको स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर। वहीं इससे आगे बढ़ेंगे हम तो यहाँ पे आपको नजर आएंगे पहले नंबर पे आपका मोनोक्रोम और दूसरे नंबर पे नजर आएगा आपका कलर मॉनिटर। कलर मॉनिटर में आपका CRT, LCD और LED क्या है, इसके उदाहरण है। तो ये आपका था वर्गीकरण, जिसे अगर आप चाहें तो अच्छे तरीके से नोट डाउन भी कर सकते हैं, ताकि आप एक ही पेज पे क्या कर सकें, आसानी से आउटपुट को डिफाइन
कर सकें। अब बढ़े आगे तो कुछ प्रमुख आउटपुट डिवाइस के बारे में हम बात करेंगे, जिसमें आपका पहले नंबर पे आता है वो है आपका मॉनिटर या वीडियो, दूसरे नंबर पे आता है आपका प्रिंटर, तीसरे नंबर पे आता है आपका प्लॉटर, चौथे नंबर पे आता है आपका स्पीकर, पांचवें नंबर पे आता है कार्ड रीडर, छठवें नंबर पे आता है आपका टेप रीडर और सातवें नंबर पे आता है आपका स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर। ये कुछ प्रमुख आउटपुट डिवाइस है। इसके अलावा बहुत सारे आउटपुट डिवाइस हैं, लेकिन ये कुछ प्रमुख है जिनके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए एक एक करके इनके बारे में जानना शुरू करते हैं और आपको बताते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मॉनिटर या वीडियो की, यानी वर्चुअल डिस्प्ले यूनिट की। यह सॉफ्ट कॉपी आउटपुट प्रदान करने वाला लोकप्रिय आउटपुट डिवाइस है जो डाटा और सूचना को वीडियो आउटपुट के रूप में प्रदर्शित करता है। कंप्यूटर पर किए जाने वाले प्रत्येक कार्य की सूचना देखकर कंप्यूटर और उपयोगकर्ता के बीच संबंध स्थापित करता है। यानी आप कंप्यूटर में जो भी कार्य करते हैं वो आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर नजर आता है, जिससे पता चलता है कि आपका कार्य कैसे हो रहा है और किस तरीके से हो रहा है। इससे एक बॉन्डिंग बनती है जिससे हमारे कार्य को करने में आसानी होती है। इसके साथ बात करें एक फैक्ट की, आज के तीसरे फैक्ट की, जो कि है कि लेजर एक उच्च क्षमता वाला प्रकाशीय बीम है जो कंप्यूटर में लेजर बीम का उपयोग कर ऑप्टिकल डिस्क, बारकोड रीडर, लेजर प्रिंटर, फाइबर ऑप्टिकल संचार आदि में किया जाता है। लेजर का आविष्कार थियोडर मैमन ने 1960 में किया था। तो ये आपके लिए एक इम्पोर्टेंट जानकारी हो सकती है, जिसमें आपको बताया जा रहा है कि लेजर जो है वो एक उच्च क्षमता का प्रकाशीय बीम है। कंप्यूटर में लेजर बीम का उपयोग जो है वो ऑप्टिकल डिस्क, बारकोड रीडर, लेजर प्रिंटर, फाइबर ऑप्टिक्स संचार आदि में किया जाता है। और लेजर का आविष्कार जो है वो थियोडर मैमन ने 1960 में किया था। इसके साथ चलते हैं हम अपने अगले टॉपिक पे, जो कि है आपका मॉनिटर का वर्गीकरण। अभी हमने मॉनिटर के बारे में आपको बताया, अब मॉनिटर के वर्गीकरण के बारे में बात करें तो डिस्प्ले किए गए रंग के आधार पर मॉनिटर को 3 प्रकार में बांटा जा सकता है या 3 प्रकार का हो सकता है, जिसमें आपका सबसे पहला मॉनिटर आता है वो है आपका मोनोक्रोम्ड मॉनिटर। यह मॉनिटर 2 रंगों में डिस्प्ले प्रदर्शित करता है। मॉनिटर की पृष्ठभूमि में एक रंग होता है जबकि सामने दिखने वाले ऑब्जेक्ट का दूसरा रंग होता है। तो इस प्रकार के मॉनिटर को हम क्या कहेंगे? मोनोक्रोम मॉनिटर कहेंगे। वहीं दूसरे नंबर पर होता है आपका ग्रे स्केल मॉनिटर। यह एक मोनोक्रोम मॉनिटर का ही एक रूप है जिसमें काले और सफेद यानी ब्लैक एंड व्हाइट रंगों के मिश्रण से कई शेड प्रदर्शित किए जाते हैं। इसका एक सिंपल सा उदाहरण, आपके घर में जब पहले आपने देखा होगा किसी घर पे जो सादी टीवी होती थी जिसमें कलर का पता नहीं चलता था, सिर्फ ब्लैक और व्हाइट का ही इस्तेमाल होता था चीज़ों को दिखाने और बताने के लिए। इसके बाद तीसरे नंबर पर आता है आपका कलर मॉनिटर। कलर मॉनिटर क्या होता है? तो इसमें मूल रंग लाल, हरा और नीला का प्रयोग किया जाता है तथा इसके मिश्रण से अन्य रंग प्रदर्शित किए जाते हैं। RGB यानी रेड, ग्रीन और ब्लू इसे मॉनिटर भी कहा जाता है। इसे RGB मॉनिटर भी कहा जाता है। यह 16, 32 तथा 256 रंगों में डिस्प्ले प्रदर्शित करता है। तकनीकी के आधार पर मॉनिटर को 3 श्रेणियों में बांटा जाता है। तो आइए तकनीकी के आधार पर मॉनिटर का वर्गीकरण देखा जाए। तो पहला आता है आपका कैथोड रे ट्यूब। कैथोड रे ट्यूब क्या होता है? यह एक बड़ा ट्यूब होता है जिसमें उच्च वोल्टेज द्वारा इलेक्ट्रॉन बीम को नियंत्रित कर डिस्प्ले प्राप्त किया जाता है। यह टीवी स्क्रीन जैसा होता है। पहले आपने देखा होगा एक बड़े साइज में टीवी आता था जिसके पीछे एक बहुत लंबा हिस्सा क्या होता था, बाहर निकला रहता था। तो वो जो स्क्रीन आपको नजर आती थी उसमें आपको क्या होता था? कैथोड रे ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता था उसे चलाने के लिए। और बात करें आगे तो दूसरे नंबर पे आता है आपका लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, इसमें 2 परतों के बीच एक तरल क्रिस्टल भरा होता है जिसे वोल्टेज द्वारा प्रभावित कर डिस्प्ले प्राप्त किया जाता है। इसका प्रयोग मुख्यतः लैपटॉप, टैबलेट, स्मार्टफोन आदि में होता है। यह पतला और हल्का, कम विद्युत खपत करने वाला होता है। इलेक्ट्रॉनिक घड़ियां, कैलकुलेटर आदि में इसका प्रयोग किया जाता है। आजकल आप अपने घर में जो टीवी देखते हैं वो LCD और LED में से कोई एक हो सकता है जिसकी परत क्या होती है? बहुत ही पतली होती है और डिस्प्ले के 2 परतों के बीच में क्या होता है? एक तरल क्रिस्टल भरा होता है जिसे वोल्टेज द्वारा प्रभावित करके हम क्या करते हैं? डिस्प्ले को प्राप्त करते हैं। और इसका इस्तेमाल जो है वो आपको टैबलेट, स्मार्टफोन, कैलकुलेटर, घड़ियों आदि में किया जाता है। और दूसरा आता है आपका LED मॉनिटर। इस प्रकार के मॉनिटर में QLED
का प्रयोग किया जाता है जो डिजिटल डिस्प्ले प्रदर्शित करते हैं। इसका रेजोल्यूशन तथा रिफ्रेश रेट बेहतर होता है। यह एलसीडी मॉनिटर से भी पतला और हल्का होता है। आपका एलईडी मॉनिटर जो होता है वो एलसीडी मॉनिटर के मुकाबले पतला और हल्का होता है और उसका जो रिफ्रेश रेट होता है वो एलसीडी के मुकाबले बेहतर होता है। रिफ्रेश रेट का मतलब कितना बेहतर क्वालिटी आपको दिखाई दे रही है। तो ये आपका एलईडी मॉनिटर का एक एग्जांपल। इसमें तो कुछ समझ में नहीं आया क्योंकि सारे ब्लैक एंड व्हाइट है, लेकिन कुछ इस प्रकार से क्या होते हैं वो नजर आते हैं। इसके बाद बात करते हैं हम आगे और बात करते हैं मॉनिटर की गुणवत्ता की। मॉनिटर की गुणवत्ता क्या होती है? तो मॉनिटर गुणवत्ता निम्नलिखित आधारों पर मापी जाती है, जिसमें सबसे पहला आता है वो आता है आपका पिक्सल। पिक्सल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी चीज़ को बेहतर तरीके से दिखने में। आपके पास अगर कोई फोटो हो, आपके पास कोई अगर वीडियो हो, उसकी पिक्सल क्षमता जितनी ज़्यादा होगी आपका वीडियो क्वालिटी उतना ही बेहतर होगा। तो आइए इसी के बारे में बात करते हैं। मॉनिटर पे दिखाई जाने वाला हर सूचना या ग्राफ छोटे छोटे चमकीली बिंदुओं से बनी होती हैं, जिसे डॉट या पिक्सल कहते हैं। ये डॉट जितनी नज़दीक स्थित होते हैं चित्र उतना ही अच्छा होता है। इसे डॉट इंच यानी DPI में मापा जाता है, जो 1 इंच लंबाई में डॉट का पिक्सल की कुल संख्या को बताता है। इसके बाद बात करें दूसरे हिस्से की जो होता है रेजुलेशन। ये भी आपने नाम सुना होगा। रेजुलेशन क्या होता है? तो यह मॉनिटर स्क्रीन पर ऊर्ध्वाधर तथा क्षैतिज दिशा में स्थित पिक्सल की कुल संख्या और उसकी गुणवत्ता को दर्शाता है। रेजुलेशन अधिक होने पे चित्र साफ तथा चमकीला दिखाई देता है। 15 इंच के SVGA मॉनिटर का रेजुलेशन 1024x768 पिक्सल का हो सकता है। यहाँ पे रेजुलेशन आपको काउंट करके बता रहा है कि 1024x768 का हो सकता है, जिस रेजुलेशन पे क्या होता है हमें बेहतर पिक्चर क्वालिटी देखने को मिलती है। अब बात करें आगे तो होता है रिफ्रेश रेट। अब रिफ्रेश रेट क्या होता है? तो रिफ्रेश रेट यह बतलाता है कि मॉनिटर 1 सेकंड में कितनी बार सूचना को रिफ्रेश करता है और इसे हम हर्ट्ज में मापते हैं। रिफ्रेश रेट अधिक होने से मॉनिटर की गुणवत्ता बढ़ती है। एक बार में किसी भी इमेज को कितनी बार रिफ्रेश किया जा सकता है ये आपका रिफ्रेश रेट बताता है, और जितनी बार रिफ्रेश रेट आपका होता है सिस्टम में उतना ही आपका पिक्चर क्वालिटी क्या होता है बहुत ही बेहतर तरीके से नजर आता है। चलिए अब बात करते हैं रिस्पांस टाइम की। रिस्पांस टाइम क्या होता है? तो किसी पिक्सल द्वारा एक रंग को बदलकर दूसरा रंग प्रदर्शित करने में लगा समय जो होता है वो आपका रिस्पांस टाइम होता है। बेहतर मॉनिटर के लिए रिस्पांस टाइम कम होता है। रिस्पांस टाइम का मतलब एक कलर से दूसरे कलर में जाने के लिए कितना समय लग रहा है, उसी समय में लगा समय क्या होता है आपका रिस्पांस टाइम होता है। और जितना कम समय लगता है आपका पिक्चर क्वालिटी क्या होता है उतना ही बेहतर देखने को मिलता है। तो आइए अब बात करते हैं मॉनिटर से रिलेटेड एक रोचक तथ्य की। कंप्यूटर मॉनिटर का आकार मॉनिटर के विकर्ण की लंबाई के आधार पर मापा जाता है। इसे सामान्यतः इंच में व्यक्त किया जाता है। इस प्रकार 12 इंच लंबे 9 इंच चौड़े मॉनिटर का आकार 15 इंच का होगा। यानी यहाँ पे जो आप मॉनिटर देख रहे हैं तो इसकी जो लंबाई और चौड़ाई ऐसे नहीं मापी जाती है कभी भी। आप कभी भी देखेंगे तो आपसे पूछा जाएगा डिस्प्ले का आकार, तो हमेशा क्या होगा आपको ऐसे मापा जाता है इस तरीके से। और ये जो दूरी होती है ये आपका क्या होता है मॉनिटर को बताता है कितने इंच लंबा आपका डिस्प्ले। आप अगर जैसे देखते होंगे कि किसी घर में 32 इंच की टीवी होती है तो 32 इंच ऐसे मापा जाएगा। इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। इसके बाद ये था आपका मॉनिटर के बारे में। और अब हम बात करते हैं प्रिंटर के बारे में। प्रिंटर क्या होता है? तो प्रिंटर एक मशीन है जो कंप्यूटर स्क्रीन पे प्रदर्शित आउटपुट को कागज पर उतारता है। यह हार्ड कॉपी या अस्थायी प्रति प्रदान करने वाला आउटपुट डिवाइस है। इसका प्रयोग टेक्स्ट, रेखा चित्र तथा चित्र का पेपर आउटपुट के रूप में प्रदान किया जाता है। प्रिंटर की गुणवत्ता उसके रेजुलेशन से जानी जाती है। यह एक वर्ग इंच में स्थित डॉट की संख्या को बताता है, जिसे DPI यानी डॉट्स पर इंच कहते हैं। प्रिंटर को सिस्टम यूनिट के पैरेलल पोर्ट से जोड़ा जाता है। तो एक बार पुनः आपको बताएं, प्रिंटर सबसे पहले एक मशीन है जो कंप्यूटर स्क्रीन पे आउटपुट को कागज पे उतारता है। यानी कंप्यूटर स्क्रीन पे जो चीज़ आपको जैसे नजर आती है प्रिंटर के जरिए आप उसको क्या कर सकते हैं एक कागज पे ले सकते हैं, जिसे हार्ड कॉपी या अस्थायी प्रति, जिसे हम परमानेंट कॉपी कहने वाला आउटपुट डिवाइस हम कहते हैं। इसका प्रयोग टेक्स्ट, रेखा चित्र यानी टेक्स्ट, ग्राफिक्स तथा इमेज का पेपर पर आउटपुट प्राप्त करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। यानी आपको स्क्रीन पे जो टेक्स्ट नज़र आए, पिक्चर नज़र आए या ग्राफिक्स जो नज़र आते हैं उनका इस्तेमाल हम करते हैं क्या करने के लिए? प्रिंटर का इस्तेमाल करते हैं उन्हीं चीज़ों को एक पेपर पे आउटपुट प्राप्त करने के लिए।
अब एक प्रिंटर कितना बेहतर प्रिंटिंग कर सकता है ये डिपेंड करता है, पहली चीज तो प्रिंटर पे करता ही करता है, लेकिन आपके पिक्चर क्वालिटी पे भी करता है। आपके पिक्चर का रेजुलेशन कितना बेहतर है, जो भी हमने अभी पीछे वाली हेडिंग में बताया, वो जितना बेहतर होगा आपको उतना ही बेहतर क्या होगा, आपको पिक्चर क्वालिटी देखने को मिलेगी। और ये जो है DPI में मापी जाती है, यानी डॉट्स पर इंच में मापी जाती है। प्रिंटर को सिस्टम यूनिट के पैरेलल पोर्ट से क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। अब बात करते हैं प्रिंटर के वर्गीकरण की, जो आज की आखिरी टॉपिक होगी। और प्रिंटर के बाद बाकी जितनी सारी चीजें आपकी बचेंगी वो सारी चीजें हम अगले वीडियो में कंप्लीट कर देंगे और ये चैप्टर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए आज की आखिरी टॉपिक प्रिंटर का वर्गीकरण शुरू करते हैं और इसी के साथ ये आज की क्लास यहीं समाप्त होगी। अगली क्लास में बाकी जितनी सारी चीजें बची होंगी हम उसे कंप्लीट करके इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे और उसके बाद हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन जो है वो इस चैप्टर और इसके पिछले वाले चैप्टर से रिलेटेड होगा, जिसमें सवालों के जवाब हम आपको देंगे ताकि आप आने वाले एंट्रेंस एग्जाम में बेहतर तरीके से रिस्पॉन्स कर सकें और अपनी सफलता को प्राप्त कर सकें। तो बात करते हैं प्रिंटर के वर्गीकरण की। अब प्रिंटर का वर्गीकरण जो होता है वो प्रिंट क्षमता के अनुसार और प्रिंट करने के तरीके के अनुसार क्या होता है, दो भागों में बांट दिया जाता है। अब प्रिंट की क्षमता के अनुसार बात करें तो कैरेक्टर प्रिंटर, लाइन प्रिंटर और पेज प्रिंटर के हिसाब से क्या होता है, ये प्रिंट की क्षमता के अनुसार होता है। और दूसरा प्रिंट करने के तरीके के अनुसार में आता है आपका इम्पैक्ट प्रिंटर और दूसरा होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, जिसमें इम्पैक्ट प्रिंटर में डॉट मैट्रिक और डेजी हिल का इस्तेमाल होता है और वहीं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में आपका थर्मल, इंकजेट और लेजर प्रिंटर का क्या होता है, इस्तेमाल किया जाता है। तो ये आपके हैं प्रिंटर के वर्गीकरण के बारे में। तो आज की क्लास यहीं समाप्त होती है और इनके बारे में पूरी जो वीडियो होगी वो अगली कक्षा में आपको अगले क्लास में देखने को मिलेगी और इसी के साथ आपका ये चैप्टर जो होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद है ये जानकारी आपको समझ में आई होगी। इसके पहले की 2 वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो अभी आई बटन पे जाके देख सकते हैं। हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप पूरे इस चैप्टर पे आधारित पूरे वीडियो को देखें ताकि आप आसानी से क्या कर सकें, सारी चीज़ों को समझ पाएं। बीच में अगर एक कोई वीडियो आप देखते हैं तो शायद आपको चीज़ें समझ में न आए, या हो सकता है कि इसमें एक और आसानी काम आपके लिए ये होगा कि अगर आप थोड़ी सी चीज़ को जानते हैं और आपको किसी एक स्पेशल हेडिंग में प्रॉब्लम है तो आप वीडियो संख्या में उसे किसी एक वीडियो में जाके देख सकते हैं। लेकिन हम आपसे पुनः कहेंगे कि आप पूरे क्लास को ज्वाइन कीजिए ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा और बेहतर तरीके से चीज़ों को समझ सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में इस जानकारी को कंप्लीट के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। घर पे रहें, सुरक्षित रहें।